today's topic of discussion is revision of drugs, स्पेशल फार्माकोलॉजी। तो स्पेशल फार्माकोलॉजी के पार्ट 3 के अंदर आपको खुशामदीद। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने आज एनालिटिक्स के अंदर देखा था जो वाईटी स्टूडियो पे शो हो रही होती है, तो उसके अंदर जो 58% आवाम ऐसी थी जो चैनल को यानी वीडियो को सब्सक्राइब किए बगैर, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो को देखती है। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो फिर चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मिथाइल डोपा तक कवर कर लिया था, यानी हमने देख लिया था कि मिथाइल डोपा का फंक्शन क्या है, जो असल में सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होती है जो कन्वर्ट होती है मिथाइल नोर एपिनेफ्रिन के अंदर। अब नेक्स्ट जो ड्रग आती है उसका नाम है पेनिसिलामीन। पेनिसिलामीन को प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हम कवर कर चुके थे, जो कि असल में एक कॉपर चिलेटिंग एजेंट है, विल्सन डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका दूसरा नाम है डाइमिथाइलसिस्टीन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है उसका नाम है पेंटोबार्बिटल और फिनोबार्बिटल। जो फिनोबार्बिटल और पेंटोबार्बिटल ये एक बड़ी क्लास के अंदर आती है। उस बड़ी क्लास की ड्रग्स को बोलते हैं बार्बिटूरेट्स। बार्बिटूरेट्स का बेसिक फंक्शन होता है सिडेशन एंड हिप्नोसिस। सिडेटिव का मतलब होता है एंजाइटी को रिलीव कर देना, परेशानी को हल कर देना, जबकि हिप्नोटिक्स का मेन मतलब होता है, हिप्नोसिस का मतलब होता है स्लीप को प्रमोट करना। तो सिडेटिव और हिप्नोटिक फंक्शन होता है बार्बिटूरेट्स का। इसके साथ साथ सिडेटिव और हिप्नोटिक फंक्शन वाली और कौन कौन सी ड्रग होती है? पहली ड्रग एक और होगी बेंजोडायज़ेपाइन, और होगी मिसलेनियस एजेंट्स हो गए जिसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स आ जाएगी, जैसे ज़ोलपीडम और ज़ोलिपिलोन, रेसेमिल्टन। ठीक हो गया। तो बेंजोडायज़ेपाइन आपने याद रखना है। बार्बिटूरेट्स, बार्बिटूरेट्स में भी शॉर्ट एक्शन वाले होते हैं, एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन और लॉन्ग एक्शन। जो इसमें जो फिनोबार्बिटल है उसका एक्शन रिलेटिवली लॉन्ग होता है, ठीक हो गया, लेकिन पेंटोबार्बिटल का एक्शन आपको शॉर्ट देखने को मिलता है। उसको हम देखेंगे सिडेटिव हिप्नोटिक वाले टॉपिक के अंदर। तो ये तो हो गया पेंटोबार्बिटल और फिनोबार्बिटल। अब इसके बाद जो ड्रग है फिनेटायोन। तो फिनेटायोन है, ये असल में एंटी सीजर या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। एपिलेप्सी के अंदर एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो एक्साइटेटरी न्यूरॉन की एक्टिविटी को कम करने के लिए सोडियम चैनल को ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाली ड्रग है, इसका नाम है फिनेटायोन। अब इसका आपको मैं लिपन कोड से दिखा देता हूँ, लिखी कहाँ पे है। तो ये आपको नजर आ रही होगी फेनिटायोन। तो फेनिटायोन असल में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। इस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को उस स्टेट में जाके बाइंड करती है जब वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं, और ये चैनल्स को इनएक्टिव स्टेट के अंदर भी रखी रहती है। जब सोडियम चैनल इनएक्टिव स्टेट के अंदर रहेगी तो वो एक्टिव नहीं हो पाएगी। जब वो एक्टिव नहीं हो पाएगी तो आगे वो एक्साइटेशन को इनहिबिट हो जाएगी, मतलब वो एक्साइट नहीं हो सकते। इस वजह से ये सीजर में इस्तेमाल होते हैं, एंटी सीजर ड्रग्स बोलते हैं या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। कौन सी एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? टॉनिक क्लोनिक। टॉनिक क्लोनिक एपिलेप्सी के अंदर एक फेज आता है जिसमें हमारी टॉनिक स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, दूसरे में क्लोनिक अल्टरनेटिंग एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसके साथ ही स्टेटस एपिलेप्टिकस को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन जो फिनेटायोन है ये कुछ साइटोक्रोम वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, साइटोक्रोम वाले एंजाइम्स होते हैं, उनको इंड्यूस कर देती है। कौन कौन से वाले? साइटोक्रोम 2C। ठीक हो गया। तो सी का मतलब होता है फैमिली, ये फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। CYP का मतलब इनकी जनरल एब्रीविएशन है। तो 2C और 3A वाले को ये इंड्यूस करवा देती है। इसके साथ साथ UGT इंजाइम सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देती है, लेकिन इसको हम एंटी सीजर ड्रग के अंदर देखेंगे। ठीक हो गया। इस तरह हम एंटी सीजर ड्रग की क्लासिफिकेशन को भी देख लेते हैं। एंटी सीजर ड्रग्स डिपेंडिंग अपॉन किस सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो इनके 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला जो टॉनिक क्लोनिक और पार्शियल सीजर को ट्रीट करने के लिए, दूसरा एब्सेंट सीजर जिसके अंदर एक फेज आता है जिसमें बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, इसे प्रीवियस पास्ट एक्टिविटी का कोई पता नहीं होता। इसके बाद मायोक्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक जहाँ पे आपको स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन और इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, ये सीजर के अंदर हमने देखना है। तो मायोक्लोनिक सीजर और इसके साथ जो मिसलेनियस ड्रग्स होती है, तो यहाँ पर आपको एक ड्रग दिखानी थी फेनिटायोन। तो फेनिटायोन असल में ये टॉनिक क्लोनिक और पार्शियल सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि वेल्प्रोइक एसिड टॉनिक क्लोनिक एब्सेंट सीजर और मायोक्लोनिक सीजर, तमाम सीजर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग होगी वो वेल्प्रोइक एसिड होगी। ठीक हो गया, वेल्प्रोइक एसिड। जबकि ये जो ड्रग है क्लोनिजिपाम, तो क्लोनिजिपाम है ये एब्सेंट सीजर और मायोक्लोनिक सीजर इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करना चाहूँ, टॉनिक क्लोनिक, पार्शियल सीजर, एब्सेंट सीजर और मायोक्लोनिक सीजर, इन तीनों को इनहिबिट करने वाली, इन तीनों को ट्रीट करने वाली जो ड्रग होगी वो होगी वेल्प्रोइक एसिड। जबकि एब्सेंट सीजर और मायोक्लोनिक सीजर इसके लिए आइसोलेटेड ड्रग होगी, वो होगी क्लोनिजिपाम। जबकि टॉनिक क्लोनिक पार्शियल सीजर के लिए आइसोलेटेड ग्रुप वाली ड्रग होगी वेल्प्रोइक एसिड। ठीक हो गया। तो ये आपको मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया।
हमने कवर कर लिया फेनिटायोन तक। अब इसके बाद है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल हमने थायराइड ग्लैंड की एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर ये ड्रग पढ़ी थी, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। तो जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, ये असल में हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म को आप 4 तरीकों के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। या तो थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने से पहले हम थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसकी एट्रोफी कर देते हैं। एट्रोफी कराने के लिए हम इनऑर्गेनिक आयोडीन की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसके साथ-साथ अगर हमने थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को ब्लॉक करना हो, तब हम 2 ड्रग इस्तेमाल करते हैं। पहली ड्रग होती है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, दूसरी होती है मेथिमेज़ोल। तो ये दोनों ड्रग असल में थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। इस एंजाइम का बहुत सारा फंक्शन होता है। इस एंजाइम ने कपलिंग भी करानी है, कंडेंसेशन भी करानी है, ऑक्सीडेशन भी करवानी होती है। जबकि प्रोपाइल थायोयूरेसिल ने असल में पेरिफेरल कन्वर्जन को भी ब्लॉक कर देना है, क्योंकि पेरिफेरल टिश्यू के अंदर T4, T3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। T3 ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होती है, लेकिन T4 ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हार्मोन रिलीज़ ना करवाने दे। दूसरा तरीका था हार्मोन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना, तीसरा तरीका था हार्मोन के रिलीज़ को ही ब्लॉक कर देना, ठीक हो गया? अगर हम आयोडाइड की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो जो आयोडाइड होती है, वो आयोडीनेशन को इनहिबिट कर देती है। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं वोल्फ-चाइकोफ इफ़ेक्ट, ठीक हो गया? ये कि हमें पैराडॉक्सिकल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। नॉर्मल अगर हमारी बॉडी में आयोडीन होती है, थायरॉइड ग्लैंड इसको यूज़ करता है आयोडीनेशन के लिए, लेकिन अगर आयोडाइड ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपने ही आयोडीनेशन को इनहिबिट कर देती है, अपनी ही टायरोसिन के आयोडीनेशन को इनहिबिट कर देती है। इसके बाद जो लास्ट वाला थायराइड स्टॉर्म है, ठीक हो गया? लेकिन थायराइड स्टॉर्म के अंदर नाम से लग रहा है कि यहाँ पे जो ड्रग्स दी जाएगी, उनकी डोज़ काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके साथ-साथ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ब्लॉकर्स भी दी जाती है, क्योंकि जो हाइपरथायरॉयडिज़्म है, इसमें सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कुछ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि थायरॉइड हार्मोन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले हार्मोन जिसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं, उनकी एक्शन को पोटेंशिएट करते होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स भी देनी पड़ती है साथ-साथ, वो जो एंटी थायरॉइड ड्रग्स हैं, उनको लार्ज डोज़ के अंदर देना होता है। तो अगर हम फ्लो चार्ट देखें, तो थायरॉइड ग्लैंड के डिजीज़ को देखने के लिए 2 तरह के डिजीज़ होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज़्म, हाइपरथायरॉयडिज़्म। हाइपो का मतलब थायरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो इसको ठीक करने के लिए हम एक इनकी एगोनिस्ट देते होते हैं। तो ये हो गई लिवोथायरोक्सिन, T4 जैसा काम करेगा, सिंथेटिक एगोनिस्ट है, जबकि T3 वाला लियोथायरोनिन। जबकि हाइपरथायरॉयडिज़्म के लिए ट्रीट करने के लिए आयोडाइड, जिसको सॉल्यूशन की फॉर्म में देते हैं, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं ल्यूगोल सॉल्यूशन। बीटा ब्लॉकर्स देते हैं थायरॉइड स्टॉर्म के अंदर, आयोडाइड 131। ये जब देते हैं जब हमने इसकी सर्जिकल रिमूवल करवाना हो, और थायोअमाइड, जिसके अंदर प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मेथामिज़ोल, ये देते हैं। मेथामिज़ोल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है प्रोपाइल थायोयूरेसिल से। इसकी वजह यहाँ पे लिखी हुई है कि इसकी वजह ये होती है कि जो मेथामिज़ोल है, इसकी हाफ लाइफ रिलेटिवली लॉन्गर होती है, ठीक हो गया? तो एक ही डोज़ देनी पड़ती है, जो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया थायरॉइड हार्मोन या थायरॉइड ग्लैंड की फार्माकोलॉजी को। तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल का आपको मैंने बता दिया। अब सैलिसिलिक एसिड आ गया है। तो सैलिसिलेट या सैलिसिलिक एसिड ये इस्तेमाल होती है डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर। डर्मेटोलॉजिकल का मतलब स्किन से रिलेटेड, ठीक हो गया? तो जो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर एक एक्ने के डिजीज़ बताए गए हैं। एक्ने के लिए एजेंट, ठीक हो गया? एजेंट्स जो सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और एक एजेंट जो रोज़ैकिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। रोज़ैकिया असल में होता क्या है? जो फेशियल स्किन होती है, इसका जो सेंटर वाला एरिया होता है, नोज़ वाला एरिया, उसका इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं रोज़ैकिया। इसकी वजह से स्किन की फ्लशिंग होना शुरू हो जाती है, और स्किन इन्फ्लेमेटरी लीजन्स एक्ने वुल्गारिस से रिलेटेड होते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए सैलिसाइलिड सैलिसाइलिड इसको यूज़ करने के लिए नहीं होता, बल्कि सैलिसाइलिड यूज़ होता है एक्ने के लिए, लेकिन एक्ने से रिजेंबल करता होता है रोज़ैकिया। तो जो सैलिसाइलिक एसिड है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सैलिसाइलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड है, जो असल में पाइलोसेबेशियस यूनिट को पेनिट्रेट करता है, ठीक हो गया? तो पाइलो का मतलब हेयर, सेबेशियस का मतलब होता है सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट। चूँकि हेयर फॉलिकल की नेक के अंदर सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट ओपन होती है, तो उसको बोलते हैं पाइलोसेबेशियस यूनिट। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो एक्ने वगैरह, जो इन्फ्लेमेटरी या पस्ट्यूल्स होते हैं, उनको कम कर देना, और ये कॉस्मेटिक एजेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी होती है। तो जो सैलिसाइलेट है, ये एक्ने को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है सल्फाडियाज़ीन। तो जो सल्फाडियाज़ीन और सल्फापेरिडीन, इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन किताब में भी एज इट इज़ नहीं लिखी हुई। इसके बाद है थायोफिलिन। थायोफिलिन अस्थमा के अंदर यूज़ होती है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अस्थमा को ट्रीट करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। ब्रोंको डायलेशन करवानी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होती है, और ल्यूकोट्राइन के एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक हो गया? तो ब्रोंको डायलेशन के लिए सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। इसके साथ जो मस्करिनिक एंटागोनिस्ट यानी पैरासिम्पैथेटिक के एंटागोनिस्ट होते हैं, और मिथाइलज़ैंथीन। मिथाइलज़ैंथीन के अंदर जो ड्रग आती है, उसका नाम है थियोफाइलिन।
तो जो थियोफाइलिन है इसका मेन फंक्शन है ब्रोंकोडायलेशन, जिसकी वजह से एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीफ मिलती है एस्थमा के अंदर और सीओपीडी के अंदर। ठीक हो गया। बाकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो ड्रग आ रही है उसका नाम है टोल ब्यूटामाइड। जो टोल ब्यूटामाइड है, जिस तरह क्रोमाइलिन की तरह जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, तो ये भी इंसुलिन सिक्रीटागोग है। तो जो डायबिटीज मेलाइटस का जो ट्रीटमेंट होता है, या तो इंसुलिन की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या फिर नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स देते हैं, जो इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा के, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा के और इसकी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। तो जो इंसुलिन सिक्रीटागोग है उसमें आता है टोल ब्यूटामाइड। जो वारफेरिन है, वारफेरिन असल में एंटीकोगुलेंट है, जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर 2 के साथ 9-10 इसको इनहिबिट कर देता है, इनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट कर देता है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। हमने यहाँ तक पहले कॉलम को हमने कवर कर लिया है वीक एसिड वाला। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर्स की अशद ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।